इससे पहले लेक्चर में शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया दोनों का विस्तृत वर्णन पढ़ लिया हमने। तो उनमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घात तथा प्रथम घात के समानुपाती था, तो उसको क्रमशः शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा गया। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। कुछ उदाहरण हमारे पास ऐसे हो जाते हैं जिसमें ऐसी कई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जो कोटि निकालते हैं अभिक्रिया का वेग के अनुसार जो कोटि निकालते हैं तो कोटि प्रथम कोटि आती है। तो इस प्रकार का जो कोटि है या इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए एक नया नाम दिया गया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूडो आभासी। तो आज का अपना टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आज तो एक तो ये पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इसके बाद में अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता। सांद्रता और दाब का तो पढ़ चुके हैं, अब ताप का भी आज कंप्लीट करेंगे। तो आज अपने पास ये दो टॉपिक होंगे जिनमें से एक ये तो छोटा सा टॉपिक ही है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद जो ताप पर निर्भरता है उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो एक बार अभी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आते हैं। तो किसको कहेंगे छद्म प्रथम कोटि? तो वह अभिक्रिया जिसमें आणविकता तो ज़्यादा हो, या ये कहें कि जो उच्च कोटि की हो अणुओं की संख्या के अनुसार, अभिक्रिया वेग के अनुसार नहीं, अणुओं की संख्या के अनुसार तो वो उच्च कोटि की हो, लेकिन वो अनुसरण करे प्रथम कोटि के वेग नियम का। तो ऐसी अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके अब छद्म कोटि की अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो उच्च कोटि लिखा है मैंने, उच्च कोटि यहाँ पर इसका मतलब आणविकता से सब होगा। तो छद्म प्रथम कोटि की होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता ज़्यादा हो लेकिन वो अनुसरण करे प्रथम कोटि के जो वेग नियम का। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण एक दो, इससे पहले बताया भी था शायद ऐसा। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में, तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल बनता है। इस अभिक्रिया में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सेस में होती है तभी अभिक्रिया होती है, जब अम्लीय माध्यम हो। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी कितनी जल्दी समझ में आएगा। कि T बराबर 0 पर शुरुआत में कि कितनी कितनी मात्रा लें। मान लिया इसकी तो लेते हैं 0.01 मोल और इसकी ले लें 10 मोल, और शुरुआत में T बराबर 0 है, ये बने ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। अब T समय पर मान लिया एथिल एसीटेट का 0.01 मोल है, वो पूरा का पूरा अपघटित हो गया, पूरा का पूरा अपघटित हो गया, तो यहाँ तो 0 मोल बच गया। और ये समीकरण हमें बता रही है कि जब इसका 1.01 मोल काम आया है तो जल का कितना आएगा। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सबका बराबर है, तो इसका भी 0.01 मोल ही काम आएगा। इसका 0.01 मोल बनेगा, इसका 0.01 मोल बनेगा,
तो इसका 0.01 मोल काम आया तो बचा कितना? तो 10 मोल में से 0.01 मोल घटा देंगे तो इसका बच गया 9.99 मोल। इसका 0.01 मोल बन गया और इसका भी 0.01 मोल बन गया। तो ये अभिक्रिया पूरी होगी। अब इस अभिक्रिया में देखो, अभिक्रिया की सांद्रता में, दोनों में की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है या एक की? इसकी तो खत्म ही हो गई। इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या इसकी तुलना में? तो यहाँ तो जल की सांद्रता बहुत ज़्यादा है, तो जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? अभिक्रिया का वेग उसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जिसकी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा, केवल ये परिवर्तन हो रहा है, तो केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया का वेग अब जब यहाँ पर निकाल लेंगे तो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करेगा। चलो मैं दोबारा दोनों लिख भी देता हूँ, ये हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसकी घात 0 कह सकते हैं, या ये कहते हैं कि इसकी सांद्रता कोई प्रभावित ही नहीं करेगी और ये केवल 1 रहेगा, तो इसको ये कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? अभिक्रिया की कोटि 1 हो गई। वेग के नियम के अनुसार ये तो पढ़ा है हमने। तो ये अभिक्रिया जिसमें ये अणु संख्या तो 2 है लेकिन कोटि 1 है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर जल की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता। इस कारण ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक उदाहरण और लेते हैं, दूसरा। एक तो ये था, अब दूसरा उदाहरण होता है इक्ष्ु शर्करा। इक्ष्ु शर्करा कहते हैं सुक्रोज को, सुक्रोज का प्रतिलोमन। या इसको भी जल अपवर्तन कह सकते हैं। जब इसका सूत्र होता है C12H22O11, जब इसका जल अपवर्तन करवाया जाता है अम्ल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। ये सुक्रोज है, ये जल है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। इस अभिक्रिया में भी जल की मात्रा ज़्यादा है, तो वेग तो यहाँ पर भी वेग केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इस कारण ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आणविकता 2 है, तो ये 2 अपने हो गए सारे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण भी आ गए और परिभाषा भी आ गई। अब अगला टॉपिक लेते हैं, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। पहले ही बता चुका हूँ, दाब और सांद्रता का हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें दोनों कोटि की अभिक्रिया भी आ गई, अभिक्रिया वेग का सूत्र भी आ गया था, उसमें एक परिभाषा भी आ गई थी। अब है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रासायनिक अभिक्रिया ज़्यादातर निश्चित है कि ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और कई अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं कि उनका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ का कम बढ़ता है। वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। वेग स्थिरांक वाले टॉपिक में बताया था कि वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। कोई भी अभिक्रिया है उसका एक ताप पर वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है,
और ताप परिवर्तित करते हैं तो वेग स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है। तो किसी भी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ाएंगे और ताप भी अगर 10 डिग्री के आसपास बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 या 3 गुना बढ़ता है, जबकि वेग कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वेग और वेग स्थिरांक में अंतर होता है। वेग तो कितना ही बढ़ सकता है, किसी अभिक्रिया में ज़्यादा बढ़ सकता है, किसी में कम बढ़ सकता है, लेकिन जब सभी अभिक्रियाओं के लिए 10 डिग्री तापमान अगर बढ़ाते हैं और अलग अलग करके प्रयोग करके देखते हैं तो लगभग उनके वेग स्थिरांक में लगभग 2 से 3 गुना, ज़्यादातर 2 गुना ही होती है, वृद्धि होती है। एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे ये 3 पात्र हैं, अलग अलग तापमान पर ले रखे हैं, तीनों में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है और इसका अपघटन करवा रहे हैं, लेकिन तापमान अलग अलग है। ये अपघटन करवा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये करवा रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये करवा रहे हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तापमान अलग अलग है, अभिक्रिया एक ही है तीनों में, तीनों की मात्रा भी समान ले ली मान ली, लेकिन तापमान अलग अलग है। अब ये प्रयोग करके देखते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब अपघटन शुरू होता है, और कब तक अपघटन करें, मान लिया हम अपघटन कर रहे हैं कि इसकी आधी मात्रा कब तक रहे, आधी मात्रा या सांद्रता आधी हो जाए, इसकी सांद्रता आधी रह जाए, तब तक इसका अपघटन करवाना है। तो कितना कितना समय लेती है, तो ये तो लेती है 10-12 दिन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तो लगभग देता है 10 दिन। कि 10 दिन में जाकर इस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की आधी मात्रा का ही अपघटन होगा, आधी फिर भी बची रह जाएगी। अगर यही अभिक्रिया जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा देते हैं तो इसकी आधी मात्रा का अपघटन 5 घंटे में हो जाता है। और जब यही अभिक्रिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो इसी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन 12 मिनट में ही हो जाता है। तो अभिक्रिया का वेग तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ कितना कम था, 10 दिन था, यहाँ कहाँ 12 मिनट। तापमान में परिवर्तन करते गए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता गया। तो इसलिए कोई भी अभिक्रिया है उसका ताप बढ़ाने पर वेग का मान बढ़ता है। एक उदाहरण और लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो बैंगनी रंग का होता है, और उसके अंदर यदि थोड़ा सा ऑक्सैलिक अम्ल मिला दें तो उसका बैंगनी रंग गायब हो जाता है, विरंजन हो जाता है, ब्लिच। अगर थोड़ा सा गर्म हो तब उसमें ऑक्सैलिक अम्ल मिलाएंगे तो उसकी विरंजन क्रिया और भी जल्दी हो जाती है, उसका रंग जल्दी गायब हो जाता है। ठंडा अगर विलयन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है विरंजन होने में, उसका रंग उड़ने में, लेकिन अगर वो तापमान ज़्यादा है, थोड़ा गर्म है, तो उसका विरंजन तुरंत हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग है वो तुरंत उड़ जाता है। तो वो भी तो ताप पर निर्भर हो गया। ठंडा है तो अभिक्रिया धीरे हो रही है, गर्म है तो अभिक्रिया तीव्रता से हो गई। ये तो वेग से संबंधित हो गया। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, 10 डिग्री कह रहा हूँ मैं, उसको हम चाहे सेंटीग्रेड में लें या 10 केल्विन कहें, ठीक है, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक के का मान 2 गुना हो जाता है। वेग तो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना या लगभग 3 गुना बढ़ता है। या ये कह सकते हैं कि ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान है और ये T+10 पर है, तो अभिक्रिया एक ही है, लेकिन ये उसके T डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेग स्थिरांक है और ये T+10 पर वेग स्थिरांक है। अब इसके ऊपर इसका भाग दे दें तो ये मान 2 आता है, या लगभग 3 के करीब आ जाता है, तो 2 और 3 के बीच में आता है, लगभग 2 के आसपास रहता है।
तो इस तरीके से किसी भी अभिक्रिया का जो ताप बढ़ाएंगे तो वेग का मान बढ़ता है, वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। इसकी कुछ और व्याख्या करते हैं, और कुछ और व्याख्या की गई है आर्यनीय समीकरण के द्वारा। तो अब आर्यनीय समीकरण में आगे देखते हैं। आर्यनीय समीकरण, आर्यनीय समीकरण का डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, यहाँ पर केवल समीकरण लिखेंगे। और समीकरण इसकी होती है कि k बराबर a की घात माइनस EA अपॉन RT। ये आर्यनीय समीकरण होती है। ये दो तीन के बीच में संबंध स्थापित करती है। एक तो ये वेग स्थिरांक, एक है ताप अभिक्रिया का, और एक ये यहाँ पर नया नाम है EA। इसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? ए, इसको आर्यनीय गुणांक कहते हैं, या आवर्ती गुणांक भी कहते हैं, या इसका एक नाम और होता है पूर्व चर घातांकी गुणांक। जो ई है इसको पूर्व चर घातांकी गुणांक कहते हैं, ई के अनुसार। के वेग स्थिरांक है, आर गैस स्थिरांक है, EA ये सक्रिय ऊर्जा है। किसकी? अभिक्रियकों के अणुओं की। और इसको ज़्यादातर जूल मोल इनवर्स में लेते हैं, जूल पर मोल में। तो ये इसके संबंध, ये तीन चार तो ये स्थिरांक ही हो गए, और ज़्यादातर इसमें के का मान है वो T पर और EA पर निर्भर करता है। इसका जब हल भी करेंगे आगे, और जब ये एक ही घात आ जाती है तो इसका हल लोगरिथम यानी लघुगणक लेकर किया जाता है, वो हम इसको आगे हल करेंगे। इससे संबंधित ये सक्रिय ऊर्जा है। इससे संबंधित आर्यनियस ने अभिक्रिया के बारे में कुछ बताया और एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ ये था कि स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक इनके बीच में ग्राफ खींचा। अब अभिक्रिया निर्देशांक क्या है इसको भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। एक अभिक्रिया लेते हैं, और अभिक्रिया मान लिया ये है, तो आर्यनियस के अनुसार ये अभिक्रिया सीधी नहीं होती। ये नहीं है भी कि हाइड्रोजन के अणु और आयोडीन के अणु आपस में मिल गए और HI बना दिया बस खत्म, ऐसे नहीं है। इनके हाइड्रोजन और आयोडीन के सारे अणु एक साथ क्रिया करके उत्पाद नहीं बनाते हैं। सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। मान लिया 50 अणु मोल इसके हैं, 50 मोल इसके हैं, तो सभी 50 मोल यानी टोटल 100 मोल हो गए। इन सभी की ऊर्जा बराबर नहीं है। इनमें से 2-4 की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा है, फिर थोड़ी कम ऊर्जा वाले हैं, फिर और कम ऊर्जा वाले हैं, फिर और कम ऊर्जा वाले हैं। तो यहाँ पर वैरायटी है ऊर्जा की, कम ज़्यादा है सबकी। और इसमें भी जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन और आयोडीन के जिनके अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा होगी, वो तो उत्पाद बना देंगे, लेकिन बाकी उत्पाद नहीं बना पाएंगे, वो तो अभिक्रिया के रूप में रहेंगे। तो वो कब बनाएंगे? जब उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे संबंधित एक ग्राफ बनाया था, और वो ग्राफ ये है। ये है, यहां पर अभिक्रियक है, और यहां पर उत्पाद है। ये ऊर्जा है। किसी इनके अणुओं की किसी अणु की ऊर्जा इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की ये है, ये है, ये है, ये सारे अणुओं की अलग अलग ऊर्जा है। अभी बताया था कि सभी के अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं, 2-4 अणु जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और उनकी ऊर्जा इतनी है। तो
जिन अणुओं की ऊर्जा इतनी है वो आपस में पहले एक अस्थायी मध्यवर्ती बनाते हैं, इसे मध्यवर्ती संकुल कहते हैं, वो अस्थायी होता है, इसे सक्रिय संकुल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक सक्रिय संकुल बनाते हैं, मध्यवर्ती होता है और ये अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। और जब इसके अणु जिनकी ऊर्जा इतनी है वो एक बार तो ये बनाएंगे और उसके बाद ये मध्यवर्ती टूट कर और उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो उत्पाद कौन से बनाएंगे? जिन अणुओं की ऊर्जा इतनी हो जाएगी। तो अब ये अणु है, इस अणु की खुद की तो इतनी ऊर्जा खुद के पास है, इतनी ऊर्जा कैसे मिले इसको? ये तो बहुत ही नजदीक जाकर रहा हुआ है, ये तो अभी अभिक्रिया के रूप में रहेंगे। जब इनकी ऊर्जा बढ़कर इतनी हो जाएगी तो ये सक्रिय संकुल बना देंगे और सक्रिय संकुल टूटकर उत्पाद बना देगा। तो अब इसकी ऊर्जा इतनी कैसे हो? यहाँ पर आर्यनिस के अनुसार यहाँ पर दो तरीके से बढ़ सकती है कि या तो इसको ताप दे दें, ताप देने से ऊर्जा बढ़ जाएगी, या ये आपस में टक्करों से इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा इनके अणुओं के बीच में टक्कर होगी ताप ऊर्जा बढ़ेगी, तो ताप देने से भी तो टक्कर बढ़ती है। तो चाहे किसी तरीके से हो, इनके अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचते ही ये सक्रिय संकुल बना देंगे, और सक्रिय संकुल अस्थायी होता है, वो तुरंत इसमें टूट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ कुछ मध्यवर्ती बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे इसको भी समझते हैं। ए क्या हुआ? ए हाइड्रोजन और आयोडीन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये H2 प्लस I2 ये हो गया। अब ये अभिक्रिया करेंगे, ये A है, ये अब ये बीच में एक मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती भी अस्थायी होता है। कैसे बनेगा मध्यवर्ती? ये इस तरीके से होगा कि ये बंध कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार आयोडीन के बीच में भी बंध कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर नया बंध बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर भी नया बंध बनना शुरू हो जाएगा। यह मध्यवर्ती है, यह सक्रिय संकुल है, और अस्थायी है। ठीक है। अब इस पर निर्भर करेगा वहां पर ऊर्जा कितनी है। अगर ये ऊर्जा इस तरफ की है तब तो ये यहीं से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, अभिक्रिया को वापस बन जाएंगे। अगर यहाँ पर पर्याप्त ऊर्जा है तो ये यहाँ से टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो उत्पाद बन जाएगा, HI बन गया, और एक HI नीचे बन गया, ये 2 HI बन गए और ये उत्पाद हो गया, ये C बिंदु आ गया। तो सारी बातें इस मध्यवर्ती पर है कि यहाँ पर ऊर्जा कितनी है। तो जिन अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होगी अभिक्रिया के, वो मध्यवर्ती बनाएंगे, मध्यवर्ती बनाते ही यहाँ से टूटेगा, टूटते ही उत्पाद बन जाएगा। जिनकी ऊर्जा कम रह गई वो सारे अभिक्रिया के रूप में रहेंगे। तो ये एक ग्राफ है, ये पूरी आसानी से व्यक्त करता है। अब रही बात कि ये ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर एक अणु के पास इतनी ऊर्जा चाहिए तभी तो उत्पाद बनेगा। इसका मतलब यही हुआ, इस अणु को भी इतनी ऊर्जा चाहिए, इस अणु को भी यहाँ तक चाहिए, इस अणु को भी यहाँ तक चाहिए। ये जो ऊर्जा है, यहाँ पर दो नाम आते हैं, मैं दोनों के नाम अपने कोर्स में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। एक को कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको यहाँ पर ज़्यादातर इसको एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में मानकर चलते हैं। ठीक है, नहीं तो ये तो है देहली ऊर्जा, ऊपर वाली जो आवश्यक है वो सक्रिय ऊर्जा होती है। तो ये सक्रिय ऊर्जा है, ये EA। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो नए नाम आ गए, एक तो आ गया सक्रिय संकुल का और एक आ गया सक्रिय ऊर्जा का।
ये दो नए नाम हैं, इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या क्या परिभाषा होगी? तो मैं अब परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले सकृत संकुल की, किसको कहेंगे सकृत संकुल? सकृत संकुल कहेंगे कि अभिक्रियकों के अणु है वो आपस में टकराकर एक अस्थायी मध्यवर्ती बनाते हैं। ये आपस में ये टकराकर अस्थायी मध्यवर्ती बनाते हैं और इसकी ऊर्जा कितनी है? अभिकारकों से और उत्पाद से दोनों से ज़्यादा है। तो सकृत संकुल होते हैं इसे सकृत संकुल कहते हैं। ठीक है, तो सकृत ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? सकृत ऊर्जा की परिभाषा हो जाएगी कि अभिकारकों के अणुओं को सकृत संकुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इसको सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। तो ये सकृत संकुल है, ये अपघटित होकर उत्पाद बनाएगा और उत्पाद बनाएगा इस समय यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। वो अलग अलग निर्भर करता है कि अभिकारकों की ऊर्जा कितनी है और उत्पाद की ऊर्जा कितनी है, तो एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है वो बाद में निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर है ये डेल एच है, ये अभिकारक की और उत्पाद की इसका एंथैल्पी जो परिवर्तन है ये हो गया। ये मान कम भी हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी रह सकता है, वो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए होता है। तो ये तो सारा इसका हो गया। अच्छा, एक और रह गया कि ये अभिक्रिया निर्देशांक क्या था? अभिक्रिया जो निर्देशांक, क्योंकि ग्राफ है ये स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में खींचा था, ये तो अपने को ऊर्जा व्यक्त कर रहा है अणुओं की। ये क्या व्यक्त कर रहा है? यह केवल अभिकारक से उत्पाद बनने की ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये किसको व्यक्त करता है? अभिक्रिया निर्देशांक। बस इसकी रूपरेखा दर्शाता है। तो इसकी ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, मुख्य रूप से हमारे पास ये सक्रिय ऊर्जा का ही होना चाहिए। ये अब ये देखा गया है कि इन अणुओं के पास जिनके पास ऊर्जा कम रह गई, वो अपनी ऊर्जा संगठ के द्वारा या ताप के द्वारा बढ़ जाती है, मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं और उत्पाद बन जाता है। अब यदि केवल इनकी व्याख्या करें, आगे का जिक्र नहीं करें, केवल यहाँ तक, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या है और उनकी ऊर्जा अलग अलग है। बहुत ही कम अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा अधिकतम है, बहुत ही कम अणु ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम है, बीच की ऊर्जा के अणुओं की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर कुल अणुओं की संख्या और ई ए ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या, इनका अगर अनुपात निकाल लें
और फिर गतिज ऊर्जा के साथ इसका संबंध ज्ञात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया मान प्राप्त हो जाता है। और इस काम को किया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। तो अब अगला अपना टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र। तो यह वक्र इससे संबंधित है, लेकिन वक्र आएगा थोड़ा सा अलग टाइप का। तो मैं ये पढ़ा है, इसी के आधार पर हम दूसरा वक्र बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ये मैक्सवेल का बता रहे हैं, आर्यन समीकरण पर वापस आएंगे, उसको हल भी करेंगे। तो अब है ये जो वक्र बनाया गया, ये बनाया गया है NE/NT। NE/NT क्या चीज़ है ये? E का मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, N का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, T का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर यहाँ पर कुल अणुओं की संख्या NT है और ये ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या NE है, तो इनका अनुपात और इनकी गतिज ऊर्जा के बीच में अगर वक्र खींचें तो कैसा आएगा? तो यहाँ पर जो वक्र है बोल्ट्जमैन और वक्र इसका, तो ये NE/NT व अणुओं की गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र है, और ये अणुओं का अंश है। अणुओं का अंश है क्योंकि अनुपात आ गया, तो इसको हम अंश कहेंगे। एक प्रकार से यहाँ सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग किया गया है मैक्सवेल के द्वारा। तो अब देखते हैं ये वक्र कैसा आएगा। ये वक्र खींचेंगे अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के बीच। ये अणुओं की गतिज ऊर्जा है और ये इधर अणुओं का अंश है। अणुओं का अंश का तात्पर्य यहाँ पर एक अनुपात से है, NE/NT। NE/NT, NE है E ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या और T है कुल अणुओं की संख्या, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संख्या में ये अणुओं की संख्या अलग अलग है, जिनकी ऊर्जा भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बहुत कम है, सबसे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी बहुत कम है, और बीच की ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या ज़्यादा है। केवल हम इसका ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पर तो कैसा आएगा? तो इधर तो ये गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा कम है ज़्यादा है, इस तरीके से ये है। ये इधर इनकी संख्या मानते हैं, तो ये बीच की जो ऊर्जा है इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। बीच की ऊर्जा हम ये मान लेते हैं, इनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा है, ये आ गई। अब इससे कम ऊर्जा वाले की संख्या कुछ कम है, इससे अधिक वाले की संख्या भी कम है, तो इससे कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम है, इससे अधिक ऊर्जा वाली संख्या भी कम है, तो इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है। और इस पॉइंट को कहते हैं, ये शीर्ष है वक्र का, और इससे कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ये अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये किसको व्यक्त करता है? ये अणुओं के सर्वाधिक अंश और उसकी गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ये किसको करता है? अणुओं के सर्वाधिक अंश व गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। और यह है ताप T पर।
ये सारा जो ग्राफ है ये ताप टी पर आया है। अब तापमान बढ़ाते हैं। तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊर्जा कहाँ है, अगर ये ऊर्जा है तो ये इधर बढ़ेगी, तो ये अणु कहाँ से, ये ग्राफ किधर खिसकेगा, दाईं तरफ खिसकेगा। लेकिन ये ऐसे कैसा पूरा का पूरा खिसकेगा क्या, मान लिया यहाँ पर ये 50 अणु है, मान लिया इतनी ऊर्जा के, जब इसका तापमान बढ़ाएंगे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो 50 के 50 अणु की ऊर्जा एकदम नहीं बढ़ेगी। हो सकता है उसमें से 10-15 की बढ़े, हो सकता है 25-30 की बढ़े। तो मान लिया 25 की बढ़ गई, मान लिया 10 की बढ़ गई, तो आगे जो जब उनकी ऊर्जा बढ़कर इतनी हो गई, तो ऊर्जा तो इतनी आ गई, लेकिन ग्राफ, फिर ग्राफ कैसा आएगा, तो ये ग्राफ इससे नीचे घटेगा, क्योंकि ये तो 50 अणुओं की है, और 50 अणुओं से मान लिया 10 अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, तो अब तो 40 बच गई। तो अब 40 बच गए तो ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब 10 केल्विन ताप बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन दाईं तरफ खिसकेगा। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अब ये ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो ये संख्या तो कम हो जाएगी, अणुओं की संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो जितने ज़्यादा थे, अब ये गतिज ऊर्जा बढ़ गई इनकी, तो ये ग्राफ इधर दाईं तरफ खिसकेगा। अब यहाँ पर ये थी सक्रिय ऊर्जा, जिनके पास सक्रिय ऊर्जा थी उन्होंने उत्पाद बना दिया, तो ये तो अधिकतम ऊर्जा है। मान लिया सक्रिय ऊर्जा ये इतनी है, ये सक्रिय ऊर्जा है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि सक्रिय ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा के जितने भी अणु हैं वो उत्पाद बनेंगे। तो पहले तो थे ये सारे, पहले तो केवल इतने उत्पाद बन रहे थे। अब 10 केल्विन ताप बढ़ा दिया तो कौन से बढ़ गए, ये तो है ही, अब ये और बढ़ गए, ये और बढ़ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर वेग ये और ये संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है। तो इस कारण, और ये अब T+10 ताप पर, तो ये जो संख्या है अब ये दोगुनी हो गई, ये तो है ही, और ये और बढ़ गई। तो ये जो ग्राफ है इसी को ही आगे व्यक्त करता है, दर्शाता है। ये मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण का नियम है। यहाँ पर ये ऊर्जा वितरित हो गई आगे, तो उनकी संख्या, अणुओं की संख्या है वो कम हो जाती है, अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या है वो कम हो जाती है, और जब उनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा को पार कर जाती है तो वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इतना तो हो गया मैक्सवेल ऊर्जा का वितरण। अब आर्यन समीकरण को हल करते हैं एक बार। आर्यन समीकरण का हल करना है। आर्यन समीकरण क्या थी, थोड़ी देर पहले इसमें लिखा था हमने, तो वो तो समीकरण थी ये k = a(e⁻⁻RT). और जब भी e की घात आ जाती है तो उसको हल करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसको लघुगणक यानी लोगरिथम के द्वारा हल किया जाता है। और लोगरिथम के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर लागू करेंगे, तो दोनों तरफ लघुगणक लेंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा है, log a b = होता है log a + log b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो संख्याओं का गुणा है, तो ये हो जाएगा log a और प्लस log e⁻⁻RT। e की घात जो भी होती है और उसका log लेते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं, केवल ऊपर वाली संख्या बच जाती है। ये भी log का नियम है, तो इसको ये लिख सकते हैं log k = log a और माइनस e⁻RT। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ।
क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, क्यों लिखा पहले? क्योंकि यहाँ पर हमें एक ग्राफ खींचना है और वो भी सीधी रेखा का, और सीधी रेखा के समीकरण होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, वो हमें यहाँ प्राप्त करनी है। आ रही है क्या वो देखते हैं। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, सीधी रेखा के समीकरण प्राप्त हो रही है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ किस किस के बीच में खींचेंगे? वेरिएबल कौन कौन है? यहाँ पर x और y वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कौन कौन है? टेम्परेचर और लॉग के तो स्थिरांक होता है, ये वेरिएबल कहाँ से हो गया? के का मान ताप पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर है। ताप अलग है, T1 है तो इसका मान अलग आएगा, T2 ताप है तो इसका मान अलग आएगा, इस कारण ये वेरिएबल है। तो log k और 1/T के बीच ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा तो आएगा, C है अंतःखंड इंटरसेक्शन, तो ये मान लिया, ये log a है, ये स्थिर है। m है, m के स्थान पर है -EA/r, ये दोनों स्थिर राशियां हैं। माइनस का निशान है तो नीचे घटता हुआ आएगा, तो ये जो ढाल है ये -EA/r को व्यक्त करेगा, ये ढाल है। तो ये ग्राफ आता है इसका आर्यन समीकरण के अनुसार निकालेंगे। तो अब इसको और हल करें, और हल कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि log k का मान ताप पर निर्भर करता है, तो हमें यहाँ पर ताप अलग अलग लेने पड़ेंगे तब सही होगा। तो हल करके देखते हैं। तो यदि क्या हो जाएगा, K1 पर क्या हो जाएगा और K2 पर क्या हो जाएगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, T1 पर क्या होगा और T2 पर क्या हो जाएगा। तो T1 पर तो ये हो जाएगा ये K1, T2 तापमान पर K2 हो जाएगा। घटा दे, किस में से कौन सा घटाएं? K1 K2 में से कौन सा ज़्यादा है? अच्छा, इसमें T1 और T2 है, और यहाँ पर भी T2 ताप को T1 से ज़्यादा मान दें, T2 ताप है वो T1 से ज़्यादा है, तो K1 K2 में से ज़्यादा कौन हो जाएगा? क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है, तो K2 का मान ज़्यादा होगा, ये कम होगा। इसको मैं कह रहा हूँ 1 नंबर, इसको कह रहा हूँ 2 नंबर, तो ज़्यादा कम मान कौन सा है, कम कौन सा है? तो ये कम ताप पर है तो इसका मान कम आएगा, ये T2 ताप ज़्यादा है तो इसका मान ज़्यादा आएगा। ज़्यादा में से कम घटाते हैं ताकि धनात्मक संख्या जाए, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया। अब ये दोनों संख्या समान है, एक ही, घटाएंगे तो कैंसिल हो गई, बाकी ये बची। अब इसमें से ये घटा दिया, लेफ्ट साइड में तो ये आ गया, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ गया, और इसको घटाएंगे ये, और ये घटा दिया, तो इसमें से ये घटा दिया। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखे तो गलती नहीं होगी। इसको आगे और हल करते हैं। तो ये तो हो गया log K2 माइनस log K1, यहाँ पर भी एक सूत्र होता है, log A माइनस log B इज इक्वल टू होता है log A/B।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log K2/K1 आ जाएगा बराबर, ये माइनस की संख्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा EA/RT1 माइनस EA/RT2, ये हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसमें से EA/R कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर बचाएगा यहाँ पर 1/T1 माइनस यहाँ पर 1/T2, इधर लिख देता हूँ मैं। EA/R कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 1/T1 माइनस यहाँ पर बच गया 1/T2। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम आ जाता है इसका T1 T2 नीचे की संख्या, और यहाँ पर जब हल करते हैं तो ऊपर ही आ जाएगा T2 माइनस T1। ये ln है, यहाँ पर log आधार e है, इसको log आधार 10 में बदलना है, तो कल इसमें log 10 में बदलना है, तो इसे पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब log आधार 10 वाला आ गया, K2/K1 इज इक्वल टू EA/R T2 माइनस T1/T1 T2। इस 2.303 को इधर ले गए, तो यहाँ ये गुणा में है, इधर नीचे चला जाएगा, अब ये मान आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आरएनए समीकरण को हल कर लेते हैं। क्या क्या होता है, ये होता है अलग अलग तापमान पर T1 और T2 तापमान पर, और ये K1 K2 के बीच में ये संबंध स्थापित आ जाता है। तो ये सारा आरएनए समीकरण है, ये सारा का सारा अणुओं की गतिज ऊर्जा से संबंधित है जो उत्पाद बनाते हैं अभिक्रियकों के अणुओं की। तो ये आज का तो अपना सारा टॉपिक हो गया अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो यहाँ पर ये K1 K2 का मान है, ये ताप पर निर्भर कर रहा है। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ाएं तो नहीं सॉरी ताप बढ़ाएं तो वेग तो बहुत गुना बढ़ जाता है, लेकिन वेग स्थिरांक है वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ता है। अब एक और रह गया अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक की निर्भरता, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो जो वेग से संबंधित सारी चीज़ें वो अपने इस कोर्स में इस चैप्टर में पूरी हो जाएंगी। तो सांद्रता और दाब का पहले हो गया, ताप का आज हो गया, उत्प्रेरक का अगले में लेंगे।